to all of you. Today, I would like to talk about the concept of philosophy according to Indian school of thought. In India, philosophy means darshan. Darshan means adrishya, what you see, जो आपको दिख रहा है और जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, वो सारी स्टडी फिलोसफी में आती है. बेसिकली आप इसको इस तरह से समझिए, जब भी कोई व्यक्ति किसी चीज को आश्चर्य की तरह जानना चाहता है, किसी चीज के ऊपर स्टडी करना चाहता है और किसी चीज को डीपली एनालिसिस करना चाहता है किसी चीज का, तो उसको इंडिया में दर्शन कह दिया गया. दर्शन को कई लोगों ने अपने अपने तरीके से डिस्क्राइब किया है और बहुत सारे दर्शन भारत में पाए जाते हैं, जैसे कि सांख्य दर्शन, पतंजलि योग दर्शन और भी कई दर्शन है, वेदांत दर्शन है. और उसमें हमें एक अलग ही आयाम से चीजों को समझने के लिए और देखने के बारे में एक दृष्टिकोण दिया जाता है. आप इसे ऐसे समझ लो जैसे कोई पर्सपेक्टिव है, कोई पर्सन कोई पर्सपेक्टिव लेके चल रहा है और उस पर्सपेक्टिव में वो सच को जानने की कोशिश करता है. तो भारतीय संस्कृति में दर्शन का मतलब है टू सीक, बिकॉज ये एक ऐसी सिविलाइजेशन थी शुरू से ही जो कि चीजों को समझना और इसके बारे में स्टडी करना, उसे जानना, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देती थी. अगर इसे हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ कंपेयर करें तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट टू सीक नहीं था. रादर दे बिलीव ऑन द कंसेप्ट ऑफ बिलीविंग. जैसा कि मैंने आपको कहा, दे बिलीव, तो वो हर चीज को एक बिलीफ सिस्टम लेकर चलते थे और उसके अकॉर्डिंगली अपनी आइडियोलॉजी प्रेजेंट करते थे. पहले उनकी कुछ अपने सर्टन प्रिंसिपल्स होते थे, देन फिर उसके ऊपर वो उस चीज की डिटेल स्टडी करते थे. बट इंडियन फिलोसफी जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है वेस्टर्न फिलोसफी से. कैसे? इंडियन फिलोसफी में जितने भी अभी तक फिलोसफर हुए हैं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद है, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस है, या दयानंद सरस्वती है, बुद्धा हुए हैं, बहुत फिलोसफर्स हुए हैं, तो इन सभी फिलोसफर्स का एक ही कंसेप्ट आप देखोगे कि ये पहले से कोई प्रिंसिपल बनाकर नहीं चलते. इन्होंने ऐसे नहीं किया कि एक सर्टेन प्रिंसिपल ने जस्ट सेट और उसके अकॉर्डिंगली चलना शुरू किया. नो, ऐसा नहीं है. इन्होंने पहले चीजों को सीख किया, टू सीख दैट और टू एक्सप्लोर, जानना, दृश्य किसी चीज, पहले उस चीजों के बारे में स्टडी किया. दृश्य का मतलब यहाँ बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है. आप दृश्य को ये मत समझें कि कोई ऐसी चीज है जो हमें दिख रही है इन सेंसेस से. रादर इंडियन स्कूल ऑफ थॉट में दृश्य का मतलब है हर वो चीज जहां तक इंसानी जो सोच है जाती है, बुद्धि से, मन से, स्वप्न में, वो सारी चीज दृश्य जगत ही. तो दृश्य से दृष्टा की ओर जाने का इनका सफर जो था, और उस सफर को इन्होंने एक फिलॉसफी बना दिया. जो जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया उसको एक फिलॉसफी का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया. और हम तो ये तो नहीं कह सकते कि एक साइंस है. आज वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज एस्किंग फ्रॉम मी, क्वेश्चन पूछा उन्होंने मुझसे कि क्या लॉ ऑफ कर्मा सच है या नहीं है. और इंडियन फिलोसफी में लॉ ऑफ कर्मा को बहुत डिस्क्राइब किया गया. और अगर ये सही है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि इसका प्रूफ क्या है? ये सिर्फ एक माइथोलॉजिकल बिलीफ तो नहीं. देखिए, इसको माइथोलॉजिकल बिलीफ नहीं है,
आप खुद अपनी डे टू डे लाइफ में देखो कि कई बार जो चीजें आपके साथ प्रेजेंट में हो रही हैं वो कहीं ना कहीं उसके लिए पास्ट में हमने वैसे एक्शन किए थे, दैट्स व्हाई वी हैव फेस्ड दैट प्रेजेंट। उस प्रेजेंट को हमने देखा, महसूस किया, अपने सामने खड़ा पाया। तो प्रेजेंट में जो एक्शन हो रहे हैं वो पास्ट के एक्शन का ही कॉन्सिक्वेंस है। तो लॉ ऑफ कर्मा तो है, बट पास्ट लाइफ के बारे में अभी तक किसी तरह की कोई स्टेटमेंट कोई नहीं देता, और जो लोग स्टेटमेंट देते भी हैं उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, और उसको आप 5 सेंसेस के साइड थ्रू प्रूफ कर भी नहीं सकते। वो बेवकूफ़ी होगी अगर हम प्रूफ करने की कोशिश भी करेंगे। तो ये तो एक इनर साइंस है। जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी फिलोसोफर्स थे, चाहे वो स्वामी विवेकानंद थे, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस थे या दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया चीजों को। ऑब्जर्व करके उन्होंने देखा कि लोग जो कर रहे हैं इसके पीछे लॉजिक क्या है। उस लॉजिक को इन्होंने अपना यूज किया। देन उन्होंने एक अपनी खुद की जर्नी स्टार्ट की, सच की खोज। बुद्धा ने भी यही किया। सिद्धार्थ से बुद्धा बनने का सफर आप सभी जानते हैं। तो भारतीय दर्शन जो है वो हम उसे किसी भी तरह से वेस्टर्न कंसेप्ट के साथ नहीं कंपेयर कर सकते। वो एक स्पेकुलेशन पे चलता है कि हमने कुछ स्पेकुलेट किया है, देन उसको सिंथेसाइज कर। बट जो इंडियन फिलोसफी है वो किसी स्पेकुलेशन पे नहीं चलता, वो खुद की जर्नी पे चलता है। तभी यहाँ पे वैरायटी ऑफ बिलीफ्स है। और वो बिलीफ वैरायटी ऑफ क्यों है? क्योंकि वो बिलीफ अपने आप से नहीं आया, उनको उन्होंने एक्सपीरियंस करके वो बिलीफ बनाया। एक तो होता है कि आप सीधा, आपको किसी ने कहा कि ये मिठाई बहुत अच्छी है और इसको हम अगर खाएंगे तो हमारी हेल्थ के लिए भी ठीक है, और आपने मान लिया। दूसरा कंसेप्ट ये है कि आपने कहा हाँ भी इसमें प्रॉपर नट्स पड़े हुए हैं और ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, और इसमें देसी घी का इस्तेमाल किया हुआ है, तो उसको अंडरस्टैंड करके आपने उसे खाया। तो वो एक चीज सिंपली एक्सेप्ट करना और दूसरी चीज जिसको आप अंडरस्टैंड करके एक्सेप्ट करना। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम लोग उसके पीछे की जो डीप फिलोसफी थी उसको भूलते गए और आउटर कंसेप्ट्स को उन्होंने धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, जिसका रिजल्ट हम सभी आज देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने रियलिटी को अपने ही तरीके से मोल्ड कर दिया और ज्यादातर सुपरस्टिशंस ने जगह ले ली उसकी जगह, और हर कोई पर्सन अपना सुपरस्टिशियस एक्सपीरियंसेस जो है उसको ऐसे डिस्क्राइब करता है जैसे वो रियलिटी है। तो ये जो चीज थी ये इसलिए आई क्योंकि जब हमने सीख करना, चीजों को अपने हिसाब से, दृश्य को स्टडी करना बंद करके जो पुरानी चीजें हमें बताई हुई थी उसको आंख बंद करके एक्सेप्ट कर लिया। अब अगर आप भारतीय दर्शन को स्टडी करना चाहते हैं और सही मायने में इंडियन फिलोसफी को पढ़ना चाहते हो और जानना चाहते हो कि फिलोसफी क्या है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो पहले तो आपको इसको स्टडी करना होगा। सबसे पहला कंसेप्ट, पर स्टडी करके उसे छोड़ना नहीं है। मैं ये नहीं कहना कि हमने इसको स्टडी कर लिया तो अब मेरा काम पूरा हो गया। तो आप स्टडी करके इंटेलेक्चुअल तो हो जाओगे, आपके पास नॉलेज बहुत होगी, आप लॉजिकली किसी के पॉइंट को काट भी दोगे, बट जो एक्सपीरियंस होगा वो एस्पेक्ट नहीं रहेगा, तो वो विजडम में कन्वर्ट नहीं होगी, वो सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन रह जाएगी। तो उसे आपने अपनी नॉलेज में कन्वर्ट करना है, उसको एक्सपीरियंस करना है। एक वीडियो मैंने थोड़ी देर पहले अपने YouTube चैनल में डाली थी जिसमें मैंने योगा के कंसेप्ट्स आपको डिस्क्राइब किए। अब उस योगा के कंसेप्ट्स को डिस्क्राइब करते वक्त मैंने कुछ बातें रखी थी कि किस तरह से हम कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसमें यम, नियम, आसन जो है उसमें से होकर फिर हम समाधि तक पहुंचते हैं। उस वीडियो में मेरा मेन टारगेट सिर्फ यम और नियम में था, बाकी का जो था वो मैंने जान के वो वीडियो में नहीं डाला, बिकॉज मुझे लगा कि अभी उस टॉपिक पे बात करने का कोई बेनिफिट नहीं है जब तक कि हम यम और नियम को एग्जैक्टली समझ नहीं लेते।
क्योंकि एक तो सिर्फ हमें कहा पतंजलि योग दर्शन में ये लिखा हुआ है कि यम का पालन करो, नियम का पालन करो, फिर आप आसन में आओ। दूसरा तरीका, हम यम को समझे कि यम क्या है और उसमें अपना खुद का एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करें खुद को, क्योंकि हमारी बॉडी जो है उस वक्त की बॉडी के साथ सिमिलर नहीं है। पतंजलि के टाइम में जिस तरह की ह्यूमन बॉडी थी और आज एट प्रेजेंट में जो ह्यूमन बॉडी है उसमें बहुत वेरिएशंस आ रहे हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स हैं, हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। पहले उम्रें लंबी हुआ करती थी, अब वैसी नहीं रही है और कई तरह की बीमारियां हमें हमारे शरीर में होती है, हमें बाद में पता चलता है। तो इसलिए योग को उस तरीके से अगर आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं हो पाएगा, और अगर आप करते भी हो तो सक्सेसफुल नहीं हो। तो इसी तरह से हमारी जो फिलोसफी है, इंडियन फिलोसफी है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ उसको उसी पॉइंट ऑफ व्यू में, जिस पॉइंट ऑफ व्यू में उसको लिखा गया था, समझने की कोशिश करोगे तो आप उस कंसेप्ट को सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन लेके आओगे, बट उसके ऊपर आपकी एक डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप तब तक नहीं होगी जब तक आप उसको अपने में एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखोगे। और जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप देखोगे कि इसमें सर्टेन चेंजेस हमें लाने होंगे अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली। वेदांत दर्शन को ही ले लीजिए। वेदांत दर्शन कहता है कि यहाँ पे सिर्फ 3 सत्ताएं हैं, ईश्वर, जीव, माया। जीव जो है वो एक तरह के भ्रम के संसार में है, वो है तो ईश्वर, बट वो अपने अस्तित्व को भूल चुका है और अपने आप को दृश्य समझता है। जैसे मैं अभी इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे मेरा फेस नजर आ रहा है, तो मैं अपने आप को ये दृश्य समझ रहा हूँ कि जो पर्सन बोल रहा है सामने वो मैं हूँ, बट एक्चुअल में तो वो सच नहीं है। अगर ये सच होता तो नींद के टाइम पे जिसे मैं देखता हूँ, सपने में जिसे मैं देखता हूँ, वो कौन है? क्या वो सच है? और अगर वो सच है तो ये क्या है? तो ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। सच को समझना इतना आसान नहीं, बट मुश्किल भी नहीं, बहुत ही सरल है। सिर्फ और सिर्फ आपको प्रेजेंट में आना। जैसे आप प्रेजेंट में आओगे आपको पता चल जाएगा कि आप कौन हो। बस वही तो हमें करना है, प्रेजेंट में आना। तो फिलोसफी को समझने के लिए हमें पहले अपने अकॉर्डिंगली चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर वे से प्रेजेंट में आके प्रेजेंट के टाइम में इंप्लीमेंट करके देखो। पास्ट के साथ मत रिलेट करो, नहीं तो वो कंसेप्ट आप बहुत ही खराब करने वाले हो उसको, और उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि दर्शन को समझना, दर्शन का कंसेप्ट क्या है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि हमारी इंडियन फिलोसफी जो है वो वेस्टर्न फिलोसफी से क्यों डिफरेंट है। देखिए, बुक्स में कभी भी वो क्लियर कट नहीं बताएंगे, क्योंकि जितनी भी बुक्स है उनका बेसिक पर्पस ये होता है कि वो किसी एक सर्टन कंसेप्ट को हाईलाइट करेंगे। कोई भी बुक है, अगर वो किसी इंडियन ऑथर ने लिखी है तो इंडियन कंसेप्ट को हाईलाइट करेगा, अगर किसी वेस्टर्न ऑथर ने लिखी है तो वेस्टर्न कंसेप्ट को हाईलाइट करेगा। बट द थिंग इज दैट कि दोनों ही कंसेप्ट की अपनी एक खासियत है। एक बिलीफ सिस्टम से आगे बढ़ता है, दूसरा सीख करके किसी चीज को समझकर उसके ऊपर रिसर्च करके अपना एक बिलीफ सिस्टम बनाता है। तो हमें भी वैसे ही उस चीज को स्टडी करके उसमें एक बिलीफ सिस्टम बनाना है, ना कि कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम सीधा बना दे अपनी तरफ से। वो इजी है बट उसमें कोई रिसर्च नहीं है, किसी तरह का एडवेंचर नहीं है, तो आप अवेयर नहीं हो सकते। आप एक समझ लो, एक बेहोश आदमी और एक जागृत आदमी में यही फर्क है कि जो जागृत व्यक्ति है वो चीजों को खुद से एनालिसिस करके फिर उस पर चलता है, और जो एक बेहोश है उसको कंडीशनिंग है। अक्सर 90% लोग कंडीशनिंग से चलते हैं। वो बेहोश है, उठ तो रहे हैं बट कंडीशनिंग है, उठना है, ब्रश करना है, नहाना है, अपने काम पे जाना है, वापस आ जाना है, ये कंडीशनिंग है, बट जागे तो नहीं है। वो चीज जो जागना है और जाग के एक नई कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करना और पुराने कंसेप्ट में से में ही कुछ अच्छा ढूंढ निकालना जो आपके लिए बनाए, क्योंकि आपके लिए वो सारी थ्योरी नहीं है। जिस पर्सन ने बनाई थी उस टाइम के लोगों के लिए बनाई, तो आपने उसमें से क्या एक्सप्लोर किया
वो आपका है, और जो आपका है वही तो आपने ढूंढना है। सो आज के लिए आई थिंक इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच।